नमस्कार, चक्षुदर्शी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बारे में। उमा भारती के बारे में आप बहुत सुन चुके हैं पिछले 24-48 घंटे में, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं वो थोड़ी अलग है। उमा भारती दरअसल एक लंबे अरसे के बाद, मतलब कोई मेरे ख्याल से 21 साल बाद फिर से आग बबूला हुई हैं और वो उनमें फिर से एक उन्माद जगा है पार्टी के नेताओं के खिलाफ बात करने की। लेकिन इस बार वो थोड़ी संभली हुई हैं, क्योंकि 2004 में उन्होंने तत्कालीन पार्टी प्रमुख माननीय लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ बगावत की थी, तो उनके तेवर दूसरे तरह के थे। वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से गाल बजाते हुए निकल गई थी ऑन कैमरा। लेकिन इस बार वो ऑन कैमरा तो हैं, लेकिन वो अपने नेताओं के नाम सीधे नहीं ले रही हैं, बल्कि आरोप लगा रही हैं कि उनका नाम जो मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला है उसमें जानबूझकर लिया गया। एक नंबर 2 ये है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लगातार प्रताड़ित किया। आपको याद है कि मध्य प्रदेश में 2003 में उमा भारती की भयंकर मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को परास्त करके। और उमा भारती मुश्किल से कुछ महीने, मतलब मेरे ख्याल से 7 या 8 महीने, 8 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री बनी और 22 अगस्त 2004 को 8 दिसंबर 2003 में मुख्यमंत्री बनती हैं और 22 अगस्त 2004 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है, क्योंकि हुबली में उनके खिलाफ एक अदालत की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया था। ये एक बहाना था, एक नैतिकता का कोरा बहाना था। अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेता हैं जो ऐसी घटनाओं के बाद कभी पदों से इस्तीफा नहीं देते, लेकिन उमा भारती भोली भाली थी। उनको पार्टी नेतृत्व ने कहा कि तुम जाओ, फिर वापस आ जाना जैसे ही अदालत का फैसला आ जाएगा। लेकिन उनके साथ उस समय भी छल हुआ, यानी 2004 में भी छल हुआ और अब 2025 में भी शायद छल ही हो रहा है, जो उनकी आंखें छलछला आई हैं। उमा भारती बड़ी भावुक नेत्री हैं और मूल रूप से कथावाचक थीं। राजनीति में आने से पहले बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हैं, लेकिन उनके पास अपार मेधा है। वो हिंदी भी, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी सब बोल सकती हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती हैं, लोगों को उत्तेजित कर सकती हैं, लोगों को शांत कर सकती हैं। अपने इन गुणों का उन्होंने कई बार मुजाहिरा किया। जब वो कथावाचक थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है, 1984 के आसपास की बात है, तत्कालीन सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजमाता विजया राजे सिंधिया उन्हें ग्वालियर में कथा प्रवचन के लिए लेके आई थी। तब उन्होंने राजनीति का क्षेत्र देखा ही नहीं था, सीधी सादी एक साध्वी थी, छोटी सी चोटी बांधती थी। लेकिन 1984 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाने के लिए मध्य प्रदेश में उन्हें खजुराहो से लोकसभा का चुनाव लड़ाया। और दुर्भाग्य देखिए कि उमा भारती के प्रथम ग्रासे मक्षिका भक्षति वाला मामला हुआ, वो ये चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव हारी, दिल से नहीं हारी, वो राजनीति में बनी रही और उनके अग्निमुखी जो प्रवचन थे, उनके जो भाषण थे, वो लोगों को आकर्षित करते रहे। और इसी का नतीजा है कि उन्होंने जो जिम्मेदारी उन्हें मिली उस पर वो खरी उतरी। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की ओर से भारत देश भर में एक राम लहर पैदा करने की बात हो, चाहे राम जन्मभूमि के विवाद भरा मामला हो, चाहे बाबरी विवादास्पद बाबरी मस्जिद को ढाने वाला मामला हो। उस आंदोलन की एक तस्वीर उस जमाने के लोगों की स्मृति में अभी भी होगी कि उमा भारती आडवाणी जी के कंधे पर टिक कर के प्रसन्न मुद्रा में दिख रही हैं जब वो बाबरी मस्जिद ढही थी। यानी इस हिसाब से उनका जो छवि है वो एक कट्टर हिंदू नेता की रही है। लेकिन
4 के अगस्त में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उमा भारती को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और मुख्य धारा में आने के लिए उन्हें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। और लंबे इंतज़ार के बाद वो केंद्र में फिर से गई। उन्होंने देखिए लोकसभा के तो कई चुनाव, मैंने कहा ना पहला चुनाव ज़रूर वो हारी, लेकिन 1984 के बाद 1989 में उन्होंने चुनाव जीता, 91 में लोकसभा का चुनाव जीता, 96 में लोकसभा का चुनाव जीता, 98 में जीता और फिर 99 में भी झांसी जाकर के वो लोकसभा का चुनाव जीतती हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको तरह तरह से इस्तेमाल करती थी। उन्होंने 2003 में मध्य प्रदेश की मलहरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में एक स्थिति ये आई कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चरखारी में जाके विधानसभा का चुनाव लड़ने को कहा और वो लड़ी और जीती। यानी उन्होंने पार्टी की अवज्ञा केवल एक बार की, और वो भी तब की जबकि उनकी भयंकर उपेक्षा हो रही थी, और इसका खामियाजा भी उन्होंने भुगता। आपको याद है कि 2003 के बाद जब वो मध्य प्रदेश में उनके जाने के बाद बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया गया और उन्हें वापस उनकी कुर्सी नहीं दी गई, तो वो बागी हो गई और उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में हुआ था कि किसी नेता ने विद्रोह का बिगुल बजाया था, और इस बिगुल बजाने के बाद आपको याद होगा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बाद में उन्होंने अपनी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। 2-4 सीटें उनके पार्टी के लोग जीत पाए। आखिर में फिर आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद 2011 में वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ली गई, क्योंकि उनके पास एक चुंबक तो था जो भारतीय जनता पार्टी के काम आ सकता था, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका इस्तेमाल भी किया। 2011 के बाद 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो फिर चुनाव लड़ी, फिर चुनाव जीती, और उन्हें केंद्र की यही जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इनकी सरकार में मंत्री बनाया गया, और उनको एक के बाद एक कई मंत्रालय मिले। उन्होंने पेयजल स्वच्छता मंत्रालय देखा, उन्होंने कोयला देखा, उन्होंने खान देखी, उन्होंने युवा और खेल मंत्रालय का भी कामकाज देखा। लेकिन वो, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में कोई भी मंत्री अपनी स्वतंत्र छवि बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यही उमा भारती के साथ हुआ, और उमा भारती भी धीरे से किनारे करती हैं। उन्होंने हालांकि गंगा स्वच्छता अभियान के लिए बड़े आंदोलन चलाए और उसके लिए केंद्र सरकार से तमाम बजट भी स्वीकृत कराया, लेकिन ना गंगा स्वच्छ हुई और ना उनका मन स्वच्छ हो पाया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अब अचानक जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में परिवर्तन हुआ है, नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को नामजद किया गया है, नियुक्त किया गया है, तो उमा भारती एक बार फिर से फट पड़ी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सावधानी ये बरती है कि उन्होंने सीधे सीधे किसी नेता का नाम नहीं लिया है, बल्कि ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकार मध्य प्रदेश में रही है उसमें उनको और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार प्रताड़ित किया गया। खास तौर पर जो बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला था, व्यापक भर्ती घोटाला था, उसको लेकर के वो हैरान है कि इस घोटाले में जो जांच समिति बनी थी उसने उनका नाम कैसे शामिल कर लिया, जबकि सीबीआई को उनका नाम कहीं मिला नहीं। तो उनका ये कहना है कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ। नौकरशाही ने उनके खिलाफ साजिश की, उनका नाम घसीटा इस घोटाले में, जानबूझकर घसीटा, और इसके लिए उनकी अपनी धारणा है कि देखिए राजनीति में भले ही थोड़ी बहुत शुचिता आ गई हो, लेकिन नौकरशाही पहले की तरह गंदी है, उसमें अभी भी कोई शुचिता नहीं आई है, और इसीलिए उनके खिलाफ ये प्रताड़ना का काम हुआ। अब प्रताड़ना से आशा ये है कि उनको जितना राजनीतिक महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, सरकार में उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से उनके भतीजे को एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, उसके बाद दोबारा उनको अवसर नहीं दिए, वो चुनाव हार गए। उसके बाद उन्हें कहीं पुनर्स्थापित नहीं किया गया। उनके एक मुँह भोले भाई थे प्रीतम सिंह लोधी, उन्हें विधायक तो बना दिया गया, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी गई है कि जिले का कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो उमा भारती परोक्ष रूप से प्रीतम लोधी की उपेक्षा को भी शायद अपनी उपेक्षा से जोड़ करके चल रही हैं,
और स्थिति ये है कि अब उमा भारती को पढ़ पाना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उमा भारती मुझसे उम्र में मेरे ख्याल से एक आध महीने ही छोटी हैं। वो मई 1959 की पैदाइश है। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि क्या वो राजनीति से फिर से संन्यास लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा क्यों भाई, मैं तो चुनाव लड़ूँ, ये भी मेरी उम्र ही क्या हुई है। ये उन्होंने तब कहा जब किसी ने कहा कि अभी आरएसएस के जो प्रमुख हैं डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने 75 साल के लोगों से कहा है कि हटो, रास्ता छोड़ो, नए लोगों को आने दो। तो उन्होंने कहा अभी मैं 75 की कहाँ हुई हूँ। यानी उनके मन में अभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा जीवित है और उन्हें भरोसा है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो फिर से चुनाव लड़ेंगी भी और चुनाव जीतेंगी भी। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में उमा भारती हों या प्रज्ञा भारती हों या दूसरी महिलाएं हों, उनकी लगातार अनदेखी क्यों की जा रही है। मध्य प्रदेश में तो ले दे के उमा भारती ही महिला नेत्री थी, अच्छी उमा नेत्री के रूप में मानी जाती थी। लेकिन महल से जुड़ी माया सिंह थी, उनको एक तरह से घर बिठा दिया गया है। एक अर्चना चिटनिस हुआ करती थी, वो भी आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की बड़ी कमी है। ऐसे में अगर उमा भारती की बात सुन ली जाती है, उनके गुस्से को पढ़ लिया जाता है, उनके आग बबूला होने के कारणों को अगर जान लिया जाता है, तो मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उमा भारती का फायदा मिले। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो उमा भारती को अब दोबारा से पटरी पर लाएगा। वो एक बार बेपटरी हो चुकी हैं और स्थिति ये है कि अब उनको कहीं कोई पूछता नहीं है, कोई उनके पास काम नहीं है। उन्होंने, आपको याद होगा जब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, वो तो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे, तो उनके कार्यकाल में उमा भारती शराबबंदी के खिलाफ हाथ में ईंट पत्थर लिए घूमती रहीं। कई दुकानों पर उन्होंने पथराव किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए हालांकि सरकार में, लेकिन उनका ये गुस्सा शिवराज सिंह को ही लेकर के था। और जो वो प्रताड़ना की बात कर रही हैं, अपने और अपने परिवार की प्रताड़ना की बात कर रही हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ही दिखाई देते हैं। हालांकि वो उनका नाम नहीं ले रही हैं, वो बार बार अभी नौकरशाही का नाम ले रही हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस ढंग से उनसे जूनियर, उनके बाद राजनीति में अपना आभा मंडल खड़ा करने वाले शिवराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लगातार अवसर दिए हैं, उसके मुकाबले उमा भारती को जानबूझकर घर बैठा दिया गया है। तो ये जो जानबूझकर घर बैठाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है, खासतौर पर नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए। हेमंत खंडेलवाल समझदार आदमी है, तो शिष्टाचार के नाते वो जैसे दूसरे नेताओं के घर गए, दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के घर गए, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर गए, वैसे ही वो उमा भारती के घर भी सौजन्य भेंट करने गए थे। लेकिन उनकी भेंट करने के बाद ही उमा भारती ने ये अपना मुंह खोला है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, यानी अपनी ही पार्टी की सरकार पर, अपनी और अपनी परिवार की उपेक्षा का, अपने परिवार की और अपनी प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ये मामला गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ अभी किसी ने भी मौजूदा सरकारों के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजे हैं, माननीय अनूप मिश्रा जी, जो सांसद भी रहे हैं, जो विधायक भी रहे हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, जो उमा भारती की तरह बहुत एग्रेसिव हैं, वो भी इस समय पार्टी अनुशासन का चादर ओढ़ करके घर बैठे हुए हैं। हालांकि वो भी, उनकी उपेक्षा भी ठीक वैसी ही हो रही है जैसी कि उमा भारती की हो रही है। उनके साथ भी प्रताड़ना का वही लंबा सिलसिला चला जैसा कि उमा भारती के साथ चला। आपको मालूम है कि अनूप मिश्रा जी के खिलाफ भी एक ज़माने में एक हत्या का प्रकरण चला, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा, बाद में मामला आया गया हो गया। लेकिन जब से वो मोदी सरकार बनी है और वो पहली बार में लोकसभा चुनाव जीते थे मुरैना संसदीय क्षेत्र से, उसके बाद उन्हें कोई दूसरा अवसर नहीं दिया गया, न लोकसभा चुनाव में, न विधानसभा चुनाव में, न संगठन में। वो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर पार्टी चाहती, लेकिन पार्टी ने उन्हें ठीक दूध में पड़ी मक्खी की तरह वैसे ही अलग कर दिया है जैसे कि उमा भारती को कर दिया गया है। तो आप देखें कि धीरे धीरे पार्टी में
असंतुष्ट मेल और फीमेल दोनों उमा भारतियों की संख्या बढ़ रही है। मेल और फीमेल मैंने इसलिए कहा कि उमा भारती का जो चरित्र है उस तरह के लोग पुरुषों में भी हैं। अब जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, बेचारे प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने कितने जूते घिसे। कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने क्या कुछ मेहनत नहीं की, बंगाल जाके मेहनत की, हरियाणा जाके मेहनत की, लेकिन उन्हें दोबारा से मध्य प्रदेश में घुसने तो दिया गया, लेकिन एक कनिष्ठ मंत्री, कनिष्ठ विधायक के सामने, कनिष्ठ नेता के सामने उनके नेतृत्व में काम करने के लिए कह दिया गया, यानी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन नंबर 2 मंत्री भी उनको नहीं कहा जा सकता। तो बेचारे वो भी दुखे हैं। वो उनकी आत्मा भी उमा भारती की आत्मा की तरह लगातार भटक रही है, लेकिन अभी उनके भीतर वो ज्वार नहीं आ पाया है जो उमा भारती के भीतर उत्पन्न हो चुका है। उमा भारती ने ऑन कैमरा, कैमरे के सामने सबसे कह दिया कि उनकी उपेक्षा, उनकी प्रताड़ना उनकी अपनी सरकार में हुई है। ये साहस अभी न कैलाश विजयवर्गीय पैदा कर पाए हैं, ना डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पैदा कर पाए हैं, और श्री अनूप मिश्रा पैदा कर पाए हैं, और बाकी लोगों की तो नाम क्या लेना। हर अंचल में, मध्य प्रदेश के हर अंचल में एक उमा भारती है। अब वो मेल है या फीमेल है ये तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन है। और बावजूद इसके मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जुगाड़ से लगातार विधानसभा का चुनाव जीत रही है। पिछला विधानसभा चुनाव भी जीती, और लोकसभा चुनाव में भी उसने प्रचंड बहुमत हासिल किया। तो ऐसी स्थिति में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोलना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन उमा भारती ने ये काम किया है। उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपनी ही पार्टी की सरकार की निंदा करके, उसे आरोपित करके। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष क्या करते हैं, उमा भारती के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, या केंद्र में जो हमारे शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी है वो क्या एक्शन लेती है उमा भारती के इस ताज़ा आरोप प्रत्यारोप के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत उमा भारती के साथ क्या रवैया अपनाते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि आरएसएस में भी बहुत तब्दीली आई है। उमा भारती के साथ आपको याद हो, एक आरएसएस के बड़े प्रचंड विद्वान प्रचारक होते थे डॉक्टर गोविंदाचार्य, आजकल उनका पता नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने उनके ऊपर से अपना बरद हस्त हटा लिया है। तो अब आने वाले दिनों में हमको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि उमा भारती के ऊपर पार्टी का, आरएसएस का या प्रदेश की जनता का बरद हस्त है अथवा नहीं। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में उमा भारती के इस नए स्वरूप का प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रोचक और तथ्यपूर्ण खबरें मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद।